हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे MHI 07 का। ठीक है, जिनका भी पेपर होने वाला है MHI 07 के, उसको हम डिस्कस करेंगे। मास्टर्स ऑफ आर्ट हिस्ट्री टर्म एग्जामिनेशन जून 2026 का। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो आंसर्स जो होंगे वो विद हेडिंग्स होंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस वीडियो में आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखे जाएंगे। अगर अभी तक टाइम नहीं मिला है पढ़ने का तो ये वीडियो देख लेना। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो नोट करके ही रख लेना। उसके साथ साथ मैं जो हेडिंग्स लिखती जाऊँगी ना, उनको नोट करते जाना। ठीक है, तो याद करना आसान हो जाएगा। तो इसी सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा, ब्रिटिश भारत सरकार की भूमि नीति का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है तो हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखो, ब्रिटिश शासन की जो भूमि नीति थी ना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य था कि औपनिवेशिक की जो कंपनी थी, ठीक है, उसके औपनिवेश हितों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व इकट्ठा करना, टैक्स इकट्ठा करना। इसके लिए उन्होंने 3 मेन प्रणालियाँ अपनाई थी, जिसमें पहला था स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, सेकंड था रैयतवाड़ी, थर्ड था महालवाड़ी। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त किन के साथ करने के लिए था? वो था ज़मींदारों के साथ। ठीक है, ये बंदोबस्त ज़मींदारों के साथ किया गया था। रैयतवाड़ी जो थी ये सीधे किसानों के साथ, और महलवाड़ी जो था वो जो पूरा गांव के समूह होते थे ना, पूरे के पूरे गांव के समूह के साथ इस व्यवस्था को इन नीतियों को अपनाया गया था, लागू किया गया था। और उसका मेन उद्देश्य था कृषि का शोषण करना, और ग्रामीण को, एक जो ग्रामीण लोग थे उनको एक तरह से कर्ज के नीचे दबा देना। ठीक है, कर्ज के नीचे दबा देना या ऋणग्रस्त कर देना, ये उनकी मेन नीतियाँ थी जो उन्होंने भूमिगत या भूमि नीतियाँ जो थी उसके अंतर्गत बनाई थी। तो अंग्रेज़ों ने जो भारत की पारंपरिक जो भूमि व्यवस्था थी, जो हमारे इंडिया की जो भूमि व्यवस्था थी, जिस तरह से वो कृषि करते थे, उस चीज़ को बदलकर उन्होंने इसे एक तो निजी संपत्ति के तौर पर यूज़ करना शुरू कर दिया था, और दूसरा इसको एक तरह से क्रय विक्रय, मतलब सेल परचेज, उस तरह से इसको एक वस्तु बना दिया था। जो हमारी भूमि व्यवस्था थी ना, उसको निजी संपत्ति और क्रय विक्रय की एक वस्तु बना दिया था। ठीक है, तो अब ये करके हम बात करते हैं जो मुख्य भू प्रणालियाँ थी उसकी बात करेंगे। पहले बात करेंगे हम स्थायी बंदोबस्त की। हेडिंग डालेंगे मुख्य भू राजस्व प्रणालियाँ। तो उसी में सीरीज़ में पहला है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त जो है वो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस इनके द्वारा लागू किया गया था। कहाँ पे लागू हुआ था? ये हुआ था बंगाल, उड़ीसा और बिहार, यहाँ पर लागू किया गया था। इसमें होता क्या था, जो भूमि का जो ज़मींदार होता था ना, जो भूमि का स्वामी होता था, वो ज़मींदार को बना दिया गया था। ज़मींदार जो था वो भूमि का स्वामी मान लिया गया था, जिसको इसका काम क्या होता था? सरकार को ना एक निश्चित कर देना होता था। कर मतलब एक निश्चित टैक्स देना होता था। सरकार मतलब अंग्रेज, ब्रिटिश। और जो करों की जो EMIs थी, दरें थी, वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ था। ठीक है, वो स्थायी बंदोबस्त में लिख देंगे। फिर है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में थॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई थी। और ये कहाँ पे इसको लागू किया गया था? ये लागू हुआ था मद्रास, उस टाइम का मद्रास, आज का चेन्नई, और मुंबई। ठीक है, इसको ये लागू करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि इसमें जो बिचौलिए होते थे उनको हटाकर सरकार ने किसानों के साथ, किसान और सरकार,
इन दोनों के बीच एक सीधा समझौता कर लिया था। हालांकि जो करों की जो दरें थी वो लगभग 50% तक थी और इसे हर साल मतलब एवरी 30 ईयर में इसको रिन्यू किया जाता था। ठीक है, फिर बात आती है महलवाड़ी व्यवस्था की। महलवाड़ी व्यवस्था जो थी वो 1822 में हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है, इन्होंने कहाँ कहाँ पे लागू किया था? पंजाब, जितनी भी गंगा घाटी थी, गंगा घाटी का जो प्रदेश था वहाँ पर, और मध्य भारत, यहाँ पर इन्होंने लागू किया था। इसमें क्या था कि जो पूरा एक गांव होता था ना, गांव को या महल को भू राजस्व की इकाई माना गया, गांव या महल, ठीक है। और जो सामूहिक रूप से कर का भुगतान करना होता था, मतलब पूरे गांव को ही ना सामूहिक रूप से क्या देना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था, इसलिए उसको महलवाड़ी नाम दिया गया है। अब इसके प्रभाव क्या पड़े थे उसकी बात कर लेते हैं हम। ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव, सबसे पहला है किसानों की दुर्दशा और ऋणग्रस्तता, मतलब टैक्सों का बहुत ज़्यादा बोझ हो गया था, ऋण के और टैक्स के नीचे जो है किसान दबने लगा था। तो बहुत ज़्यादा कर और जो ख़राब मौसम, एक तो था कर, एक था ख़राब मौसम। ख़राब मौसम की वजह से क्या होता था? फसलें जो है वो अच्छी फसल नहीं हो पाती थी जिसको बेच करके वो टैक्स दे सकें। तो कर और ख़राब मौसम की स्थिति में किसान को अक्सर जो साहूकार होते थे उनसे लोन लेना पड़ता था, भारी ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था, जिससे वो उनका रिज़ल्ट क्या होता था? वो अपनी ज़मीनें जो है वो खो बैठते थे, क्योंकि ज़मीन गिरवी रख कर ही कर्ज लेते थे वो ज़मींदारों से। फिर है भूमि का वाणिज्यीकरण, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अंग्रेज़ों ने अपने जो उद्योग थे, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले आके इंडिया में उद्योग ही लगाए थे। उद्योगों के लाभ के लिए कौन कौन से उद्योग थे वो? नील, कपास, अफीम, चाय, ठीक है। ये ऐसी नकदी फसलें थी, इनके उत्पादन को बढ़ावा दिया, जिससे जो खाद्यान्न उत्पादन थे उसमें काफ़ी सारी कमी आ गई थी, क्योंकि सारी भूमि पर तो इन्हीं चीज़ों का यूज़ होने लगा था, यही उगाने लग गए थे। फिर है कृषि का पिछड़ापन, कृषि कैसे पिछड़ गई थी? भूमि में जो स्थायी सुधार या जो निवेश की कमी रही, एक तो कोई स्थायी सुधार नहीं हुआ, ठीक है, और ना ही कोई इसमें निवेश किया गया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई ज़मीन में, या कृषि की बात हो रही है यहाँ पर, ना तो उसमें कोई निवेश किया गया, ना ही कोई स्थायी सुधार किए गए। तो ज़मींदार और साहूकार एक जो नया वर्ग जो उदय हो रहा था, इससे ग्रामीण समाज में असमानता और वर्ग विभाजन जो है वो बहुत डीप हो गया था। पारंपरिक हस्तशिल्प का पतन, भूमि से जुड़े हुए जितने भी भारी कर थे, बहुत सारे भारी कर जो लगा दिए गए थे, उसकी वजह से जो ग्रामीण कारीगर थे, ठीक है, गांव में जो कारीगर लोग होते थे, वो भी अपना जो हस्तशिल्प का काम छोड़कर कृषि की तरफ लौटने लगे थे, क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं बचा था, ठीक है, टैक्स ज़्यादा हो गए थे। तो हस्तशिल्प की वजह से, हस्तशिल्प का इतना काम नहीं होता है, लेकिन उसकी वजह से वो टैक्स जो है अंग्रेज़ों को नहीं दे पाते थे, तो इसी वजह से वो कृषि की ओर लौटने लगे। और जब हस्तशिल्प या फिर जो कारीगर जो लोग होते हैं वो भी जब कृषि की तरफ जाने लगे, तो कृषि पर जो है वो एक भारी दबाव बढ़ने लगा था, ठीक है। ये हमारे पॉइंट हो जाएंगे। इसके बाद निष्कर्ष लिख देना, बस निष्कर्ष में आपको ये सारे जितने भी पॉइंट बताए हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देना आप, नीतियाँ क्या थी, उनके प्रभाव क्या थे, दैट्स इट। अनदर क्वेश्चन करने वाले हैं, औद्योगिक भारत में भारतीय पूंजीपति वर्ग जो था उसके उद्भव और उसका विकास के बारे में बात करनी है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर आता है। तो इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कि औद्योगिक भारत में जो भारतीय पूंजीपति वर्ग का जो उदय और विकास हुआ था वो मेनली 19वीं सदी में हुआ था, ठीक है। 19वीं सदी के मध्य में जो पारंपरिक व्यापारिक समुदाय थे, पारंपरिक
व्यापारिक समुदाय, ठीक है, इनसे हुआ था 19वीं सदी में। अब ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ जो थी, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उन नीतियों के बावजूद जब फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, उसी दौरान स्वदेशी उद्योगों का विस्तार जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ था, और जो आयात प्रतिस्थापना के अवसरों ने इस वर्ग को एक स्वतंत्र और आर्थिक शक्ति के रूप में इनको मजबूत किया, स्थापित किया। ठीक है, पहला पॉइंट लिखेंगे कि जो कौन कौन से चरण थे जिनकी वजह से ये पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ था। पहला पॉइंट लिखेंगे, एक एक पॉइंट करके हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रारंभिक चरण, जो कि 19वीं सदी के मध्य का टाइम था, उसकी बात कर लेते। तो जितने भी शुरुआती उद्योगपति और व्यापारी थे वो ब्रिटिश आयात और निर्यात, ये ब्रिटिश आयात निर्यात की बात हो रही है, उसके क्या बन गए थे, बिचौलिए बन गए थे या दलाल बन गए थे। ठीक है, जैसे कमीशन एजेंट भी बोल सकते हो, इसके रूप में वो लोग काम करते थे। मेन कौन कौन लोग थे, पारसी, गुजराती, मारवाड़ी और चेटियार, ये लोग थे जो इस समुदाय के अग्रसर थे, अग्रकारी थे। देन औद्योगिक उत्पादन की शुरुआत की बात कर लेते हैं। 1850 के दशक में पूंजीपतियों ने व्यापार से हटकर क्या शुरू कर दिया था, मतलब अभी तक तो व्यापार की बात हो रही है, ठीक है, आयात निर्यात की बात हो रही है, बट 1850 में पूंजीपतियों ने व्यापार करने की बजाय विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, ये स्टार्ट कर दी थी, उसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। अब 1800 इसी सीरीज़ में 1854 में पहली सूती मिल की स्थापना की गई थी। ठीक है, और 1870 के दशक तक उसमें क्या थी, 1854 में सूती मिल और 1870 में जूट मिल की स्थापना हो चुकी थी। तो ये औद्योगिक उत्पादन की शुरुआत में आप ये बातें लिख देंगे। स्वदेशी आंदोलन में क्या था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देना, और जो भारतीय उद्योग थे उनके लिए एक बड़ा अवसर इस चीज़ ने प्रदान किया। अब भारतीय उद्योगों में क्या क्या आता था उन दिनों, साबुन, दिया सलाई, ठीक है, और कपड़ा, ये मेन चीज़ें होती थी। तो स्वदेशी आंदोलन ने इन चीज़ों के लिए भी काफ़ी बड़ा अवसर जो है उनको मिला था। और 1907 में टाटा आयरन और स्टील कंपनी, ठीक है, इसकी स्थापना करना था। उसका मतलब ये था कि भारी उद्योगों की एक तरह से नींव रख दी गई थी टिस्को की स्थापना के बाद। फिर है विश्व युद्धों का उत्प्रेरक। दोनों ही विश्व युद्धों के दौरान, पहला और दूसरा, सरकार को युद्ध सामग्री के लिए, और युद्ध सामग्री मतलब टाइम से उनके पास पहुंच जाए, उसके लिए उनको भारतीय उद्योगों पर निर्भर रहना पड़ रहा था। ठीक है, इससे हुआ क्या, जो पूंजीपति थे उन्होंने काफ़ी सारी जो पूंजी जमा कर ली थी, जिसमें वो चीनी, ठीक है, सीमेंट, कागज़ और रसायन, केमिकल, ये नए क्षेत्र थे जिसमें उन्होंने भारतीय उद्योगपतियों ने, पूंजीपतियों ने निवेश करना स्टार्ट कर दिया था। फिर है राष्ट्रीय आंदोलन और राजनीतिक प्रभाव। आर्थिक लाभ को सुनिश्चित करना और विदेशी एक कंपटीशन, मतलब विदेशों के साथ कंपटीशन का विरोध करने के लिए पूंजीपतियों ने ही फिक्की, ठीक है, फिक्की जैसे अपने स्वयं के संगठन बनाए, ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसका समर्थन दिया। देन स्वतंत्रता के समय स्थिति, 1944 तक बड़ी औद्योगिक इकाइयों में बड़ी जो औद्योगिक इकाइयाँ थी उसमें 62% तक, और छोटे जितने भी कारखाने थे, छोटी मोटी फैक्ट्रीज थी, उनके अधिकांश हिस्सों पर जो पूंजीपति वर्ग था उसका क्या हो गया था, नियंत्रण हो गया था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद हम निष्कर्ष लिखेंगे और अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औपनिवेशिक भारत में महिलाओं की रोजगार क्षमता की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो करते हैं इसको, इंट्रो लिखेंगे। औपनिवेशिक भारत में जो महिलाओं की रोजगार क्षमता की जो बात हो रही है यहाँ पर, उसमें मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें होती थी। एक तो लैंगिक भेदभाव, जेंडर के आधार पर भेदभाव, शिक्षा का अभाव और औपनिवेशिक आर्थिक नीतियाँ। ठीक है, जो इनकी जो महिलाओं की जो क्षमता थी ना, वो लैंगिक भेदभाव, शिक्षा का अभाव और औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के नियंत्रण में थी। ठीक है, महिलाओं की भूमिका जो थी वो केवल घरेलू कामकाज तक ही सीमित रखी गई थी, लेकिन कृषि हो गया, खदान हो गए और बागान, इनमें वे एक तरह से चीप लेबर के रूप में काम करती थी और उनका शोषण होता था। ठीक है, अब औपनिवेशिक काल के दौरान जो भारतीय महिलाएं थीं, उनके रोजगार और आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किस तरह से कर सकते हैं हम एक एक पॉइंट लिख के बात करेंगे। पहला है कृषि और बागान क्षेत्रों में भागीदारी करके। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, ये तो आप सबको पता ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं ने कृषि और पशुपालन में बाहरी शारीरिक श्रम किया था। ठीक है, बहुत मेहनत करती थी ये औरतें। इसके अलावा असम, मेघालय, ठीक है, और दार्जिलिंग, ये ऐसी जगह थी जहाँ पर ये चीज़ें किस चीज़ के लिए फेमस थी, चाय के बागानों के लिए। ठीक है, और अलग अलग खनन क्षेत्रों जैसे कोयला हो गया, इनमें महिलाओं को रोज़गार मिलता था। हालांकि उन्हें अक्सर जो पुरुषों के कंपैरिजन में जो वेतन था वो कम वेतन दिया जाता था। ठीक है, देन घरेलू और असंगठित क्षेत्र का वर्चस्व होने लगा था। अधिकांश महिलाएं जो थी वो असंगठित क्षेत्रों जैसे इसके साथ साथ कुटीर उद्योगों में क्या क्या आता था, सूत काटना, टोकरी बनाना और जितने भी खाद्य प्रसंस्करण होते थे उनमें काम करती थी। तो औद्योगिकरण के दौर में क्या हुआ, इनके साथ साथ मशीनें आने लगी थी। ठीक है, मशीनों ने उनकी जगह ले ली थी और उसकी वजह से मशीनों के आने से जो पारंपरिक उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, वो नष्ट हो गए थे, जिससे जो महिलाओं का पारंपरिक रोजगार था वो छिन गया था और उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव। ब्रिटिश कालीन जो शिक्षा प्रणाली थी उसने महिलाओं को रोज़गार के लिए तैयार नहीं किया। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य सीमित था और व्यावसायिक प्रशिक्षण का तो लगभग, व्यावसायिक मतलब जो प्रोफेशनल एजुकेशन थी वो तो उस टाइम बिल्कुल ही नहीं थी। तो 19वीं सदी में जब राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सुधारकों ने महिला शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किए, बट वो मुख्य रूप से जो साक्षरता और घरेलू कौशल तक ही सीमित था। मतलब वो थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी और जो घर का कामकाज था उसमें अपने आप को थोड़ा सा और निपुण कर लेती थी। तो वो ये सारे जो इन्होंने सुधार किए थे वो सिर्फ घरेलू कामकाज तक ही सीमित रहे थे। पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण, समाज में एक जो कुछ रूढ़िवादी मान्यताएं थी जैसे पर्दा प्रथा, ठीक है, बाल विवाह, ये कुछ ऐसी कुरीतियाँ थी जिसकी वजह से महिलाओं की जो उनका जो वर्क फोर्स था, जो एक क्षमता थी काम करने की, उसको काफ़ी हद तक प्रभावित किया था। अब महिलाओं की जो प्राथमिक जिम्मेदारी केवल गृहस्थी के कामकाज और बच्चों के पालन पोषण तक ही सीमित रह गई थी। किस वजह से? क्योंकि जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था और जो एक महिलाओं के लिए जो दृष्टिकोण था वो भी एक पितृसत्तात्मक दृष्टि की वजह से ही, मतलब उसी दृष्टि के अंडर उनके साथ ट्रीट किया जाता था।
श्रम का अवमूल्य और दोहरा बोझ। श्रमिक महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के बावजूद, इसके बावजूद भी उनको लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। ठीक है, उनकी जो मेहनत थी उसको कम आंका जाता था, अंडर एस्टिमेट किया जाता था और उन्हें पुरुषों से कम वेतन दिया जाता था। आज भी ऐसा ही होता है कई जगहों पर। इसके अतिरिक्त उन्हें जो घरेलू जिम्मेदारियां होती थी ना, उसके साथ साथ मतलब उनको घर का काम तो करना ही पड़ता था। ठीक है, उसके साथ साथ जो फैक्ट्रीज़ होती थी या जितने भी कार्यस्थल होते थे उन पर भी उनको काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनका काम जो है दोहरा हो जाता, दुगना काम हो जाता। घर भी देखना है, काम भी देखना है, तो उनके ऊपर ना एक तरह से बहुत वज़न बढ़ गया था उन जिम्मेदारियों का। नेक्स्ट है आधुनिक क्षेत्रों में सीमित अवसर। 20वीं सदी की जब शुरुआत हुई थी तब शिक्षा का प्रसार हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो महिलाओं के लिए जो एक अध्यापन का जो एक कुछ अवसर खुलने लगे थे, जिसमें टीचिंग हो गया, ठीक है, नर्सिंग हो गया और क्लरिकल या आप इसको लिपिक बोल सकते हैं। ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी जो औरतों के लिए उनके लिए मतलब एक सीमित अवसर जो है वो उनको प्राप्त होने लगे थे। हालांकि ये जो लाभ था ये मुख्य रूप से जो शहरी औरतें थी, ठीक है, शहरी और एलीट वर्ग की जो महिलाएं थी उन्हीं तक ये जो है अवसर सीमित था, उन्हीं तक ये हो सकता था। ठीक है, फिर निष्कर्ष लिखेंगे आप। निष्कर्ष में बताएंगे कि कुल मिलाकर जो औपनिवेशिक भारत में महिलाओं की जो रोजगार क्षमता थी वो शोषणकारी, असंगठित, ठीक है, और उसके साथ साथ सामाजिक बाधाएं इनसे घिरी हुई थी। इस काल में हालांकि महिलाओं ने शिक्षा और सामाजिक अवसरों के लिए कुछ प्रयास किए थे, बट अगर आर्थिक रूप से उनकी प्रगति की बात की जाए तो वहाँ पर महिलाओं की जो स्थिति थी वो काफ़ी कमज़ोर मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1950 से 1980 के बीच जो 30 साल का जो टाइम था उसमें औद्योगिक नीति के क्या केंद्र बिंदु थे, क्या टेक्नोलॉजीज़ थी या क्या कौन कौन से वो पॉइंट्स थे जिनके बारे में हमें बात करनी है। जो 30 साल का जो यहाँ पे टाइम दिखाया ना, उस दौरान औद्योगिक नीतियाँ जो थी उनके सेंट्रल पॉइंट्स क्या क्या थे वो हमें बताने हैं। ठीक है, सो आंसर में बताएंगे कि 1950 से 80 के बीच की जो भारतीय औद्योगिक नीतियाँ थी, मेनली जो 1956 का जो संकल्प पत्र था उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसके मुख्य जो केंद्र बिंदु थे वो पहला था उसमें राज्य नियंत्रित औद्योगिकरण, मतलब जो उद्योग होगा वो राज्य के नियंत्रण में होगा। सेकंड था भारी और बुनियादी उद्योग जितने भी होते थे उनको प्राथमिकता देना। तीसरा पॉइंट था सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व, ठीक है, और फोर्थ था आयात का या आयात प्रतिस्थापन। ये 4 पॉइंट थे। इस काल में जो समाजवादी समाज का जो ढांचा था, जो सोशलिस्ट पैटर्न था, उसको भी स्थापित करने पर जोर दिया जाने लगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन ये जो 3 दशक थे, ठीक है, इसमें जितने भी औद्योगिक नीतियों के जो प्रमुख केंद्र बिंदु थे उनको हम डिस्कस कर लेंगे पॉइंट वाइज। उद्योगों का त्रिस्तरीय वर्गीकरण किया गया था, जिसमें हम बात करेंगे अनुसूची शेड्यूल ए के बारे में। इसमें 17 जो है वो रणनीतिक उद्योग शामिल किए गए थे, जिसमें रक्षा, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, लोहा, इस्पात, ये सारी चीज़ें शामिल थी। और इन सभी पर किसका अधिकार था? राज्य का एक अधिकार माना गया था। अनुसूची बी में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई? इसमें 12 उद्योग स्थापित किए गए थे, ठीक
ठीक है, जिसकी मुख्य स्थापना जो करी गई थी उसमें राज्य के द्वारा की जाने वाली थी, ठीक है। बट जो निजी क्षेत्र थे उसमें भी सरकार के जो सहयोग से, निजी क्षेत्र में भी सरकार के सहयोग से ही इसमें काम किया जा सकता था। अनुसूची सी की अगर हम बात करें तो इसमें जितनी भी बची हुई श्रेणियां थी उसमें निजी क्षेत्र को, ठीक है, जो निजी क्षेत्र था उसको स्वतंत्र रूप से उद्योग स्थापित करने की परमिशन थी, ठीक है। तो ये 3 अनुसूचियाँ लिख देंगे आप। देन भारी और बुनियादी उद्योगों पर जोर दिया जाने लगा था। इस अवधि की जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, ठीक है, जिसमें मेनली जो सबसे इम्पोर्टेंट जो थी वो थी द्वितीय योजना, ठीक है। द्वितीय योजना का जो मुख्य केंद्र बिंदु थे वो थे उद्योग, जो भारी उद्योग थे, जैसे मशीनी उद्योग, ठीक है, मशीनरी निर्माण उद्योग लिख लेते हैं इसको। उसके बाद रसायन, भारी रसायन हो गया, खनन और बिजली उत्पादन, ठीक है, इनका क्या था, तेज़ी से विकास होने लगा था। सेकंड लिखेंगे लाइसेंस या परमिट राज। उद्योगों में चाहे वो विकास हो या विनियम, ठीक है, कोई भी हो, अधिनियम 1951 के माध्यम से सरकार ने जितने भी निजी क्षेत्र थे उसमें उसकी निजी क्षेत्रों की उत्पादन क्षमता और विस्तार को नियंत्रित किया था। अब कोई भी नया उद्योग लगाने के लिए या उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार से औद्योगिक लाइसेंस लेना पड़ता था और इसके बिना काम नहीं कर सकते थे, ये कंपलसरी कर दिया गया था। आयात प्रतिस्थापन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, नीतियाँ जो थी उनका मुख्य उद्देश्य था विदेशी जो आयात था उस पर निर्भरता को कम करना था। इसके तहत जो बाहर से आने वाले सामान थे उन पर एक तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए जाते थे, और इसलिए लगाए जाते थे ताकि जो घरेलू उद्योगों को संरक्षण मिल सके और देश जो है आत्मनिर्भर बन सके। देखो, आयात प्रतिस्थापन का मुख्य उद्देश्य था इस नीति का कि विदेशी जो उत्पादन थे उन पर निर्भरता को कम करना था। अब इसके तहत होता क्या था, जो बाहर से चीज़ें आती थी, जो बाहर से सामान आता था उन पर भारी टैक्स लगता था, ठीक है, और काफ़ी सारे प्रतिबंध लगाए गए ताकि जो घरेलू उद्योग थे, जो भारत के जो निजी उद्योग थे उनको संरक्षण मिल सके और देश जो है वो आत्मनिर्भर बन सके। तो फोर्थ, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना। सरकार का हमेशा ये प्रयास था कि उद्योगों का विकास जो है वो केवल बड़े शहरों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि इनका जो पिछड़े वर्ग हैं, जो पिछड़े क्षेत्र में है, उनका भी इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम थे जिसको PSUs बोला जाता था, उनकी स्थापना की गई ताकि जो संतुलित क्षेत्र का विकास हो सके, ठीक है। फिफ्थ है लघु और कुटीर उद्योगों का संरक्षण। 1977 में 1977 की जो नीति थी उसके तहत रोजगार सृजन मतलब रोजगार के अवसर प्रदान करना और विकेंद्रीकरण, ठीक है। इसके लिए क्या था, लघु और कुटीर उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा, और कुछ वस्तुओं के उत्पादन को तो क्या था कि केवल कुछ लघु उद्योगों के लिए ही उसको रिजर्व कर दिया गया था। मतलब कुछ ऐसे उत्पादन थे जिनका उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे, उन चीज़ों को रिजर्व रख दिया गया था, ठीक है। एकाधिकार पर नियंत्रण। 1970 के दशक में इसके अंत से लेकर 1980 का जो आरंभ था, ठीक है, 1970 के एंड से लेकर 1980 के आरंभ तक जो निजी क्षेत्र थे उसमें आर्थिक शक्ति को केंद्रित होने से रोकने के लिए MRTP
मोनोपोलीज और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि एकाधिकार को रोकना। ठीक है, इसका उद्देश्य था एकाधिकार को रोकना। ये एक्ट लागू किया गया था 1970 के एंड में और 1980 के आरंभ में। ठीक है, सो ये पॉइंट हो जाएंगे हमारे। इसके बाद आप निष्कर्ष लिख देना। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है वो है भारतीय मुद्रा प्रणाली का उद्देश्य। ये इस तरह के क्वेश्चन ना अक्सर आते हैं, ठीक है, और ये रिपीट भी होते रहते हैं मुद्रा प्रणाली के ऊपर। ओके, तो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें मुद्रा प्रणाली जो थी उसका उद्देश्य था औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करना। औपनिवेशिक हित कौन से थे? ब्रिटिश साम्राज्य। ठीक है, इसके बारे में हमें बात करनी है। आंसर में लिखेंगे इंट्रोडक्शन कि भारतीय मुद्रा प्रणाली जो थी उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? जितने भी औपनिवेशिक हित थे विशेष रूप से जो ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक हित, उनके आर्थिक हितों की पूर्ति करना था। ठीक है, ये मेन उद्देश्य था। इस प्रणाली को भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के बजाय जो ब्रिटिश की ज़रूरतें थी, ठीक है, ब्रिटिश ज़रूरतों के अनुसार इसको ढाला गया था, भारतीय अर्थव्यवस्था को। ओके, अब बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या उद्देश्य थे उस पर। पहला पॉइंट हमारा होगा ब्रिटेन के लिए कच्चे माल का दोहन। मुद्रा प्रणाली का उपयोग भारत को एक कृषि और कच्चा माल का निर्यातक बनाने के लिए किया गया था। ब्रिटिश उद्योगों को भारत से क्या चाहिए था? कपास, जूट और नील, इनके कच्चे माल की आवश्यकता होती थी। मुद्रा नीतियों को इस तरह से कंट्रोल किया गया था या नियंत्रित किया गया था ताकि इन वस्तुओं की जो खरीद है वो आसान हो सके, एक तो, और दूसरा भारतीय किसान और व्यापारी इन चीज़ों को सस्ते दामों पर ब्रिटेन को बेचने के लिए या उनको अवेलेबल करवाने के लिए मजबूर हो सके। निर्मित ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बाज़ार। ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो उसके बाद से जो तैयार माल की खपत के लिए भारत जो है वो एक बहुत बड़ा बाज़ार बन गया था। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कुछ ऐसी नीतियाँ अपनाई जिनसे भारत में ब्रिटिश उत्पाद जो थे वो आसानी से बिक सकें। ठीक है, जो ब्रिटेन जो सामान बनाता था वो भारत में आराम से बिक सके, सस्ते दामों पर बिक सके। क्यों बिक सके? क्योंकि भारत को जो है एक अच्छे बाज़ार के रूप में एक सोर्स उनको दिखने लगा था। जबकि जो भारत का अपना जो हस्तशिल्प और घरेलू उद्योग थे, ठीक है, जो हस्तशिल्प के उद्योग थे, कुछ अपने जो घरेलू उद्योग थे, उनके लिए क्या किया गया था? उन पर भारी टैक्स लगा दिए गए थे और इसकी वजह से जो अनुचित विनिमय दरों के कारण भारतीयों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। मतलब ये है कि जब औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में तो भारत को एक बहुत ही बड़ा बाज़ार के रूप में देखा जाने लगा था भारत को, क्योंकि जो ब्रिटिश वस्तुएं थी उनको सस्ते दाम पर वहाँ पर अपना सामान वो बेच सके और इसके साथ साथ जितने भी भारतीय किसान और व्यापारी थे, या इसके साथ साथ आप ये बोल सकते हो कि ब्रिटिश उत्पाद जितना भी था वो आसानी से बिक सके और सस्ता बिक सके। बट इसके कारण क्या हुआ, जो घरेलू हस्तशिल्प और घरेलू उद्योग थे उन पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था ताकि लोग इन सामानों को ना खरीदें और जो ब्रिटिश का जो सस्ता सामान था उनको जो ब्रिटिश निर्मित सामान था वो सस्ते दामों पर इंडियन उसको खरीद सकें। ठीक है, तो इससे भी भारतीय आर्थिक अर्थ पर जो स्थिति थी वो काफ़ी सारा उसको नुकसान उठाना पड़ा था। फिर है होम चार्जेस की वसूली करना। औपनिवेशिक शासन के अंदर भारत को, ब्रिटेन को होम चार्जेस के रूप में काफ़ी सारा मतलब टैक्स देना पड़ता था। इससे होता क्या था कि जो ब्रिटिश अधिकारी थे
जितने भी ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे उनका वेतन, उनकी पेंशन, ठीक है, और अन्य खर्च, ये सारे शामिल थे होम चार्जेस के अंडर। मतलब होम चार्जेस जो लगाए गए थे उनकी ज़रिए ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन दिया जाता था, उनको पेंशन मिलती थी, और जो बाकी और खर्चे होते थे वो पूरे किए जाते थे। तो मुद्रा प्रणाली में जो था एक हेर फेर और विनिमय दरें, जैसे स्टर्लिंग के मुकाबले रुपए की दर का निर्धारण जानबूझकर ऐसा किया गया था ताकि भारत से ब्रिटेन का प्रवाह, ट्रेन ऑफ वेल्थ, आसानी से हो सके। ठीक है, भारत से ब्रिटेन का धन का प्रवाह क्या हो गया, आसान हो सके। ठीक है, 4th पॉइंट लिखेंगे हम, स्वर्ण विनिमय मानक, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को थोपना। ठीक है, इसके तहत क्या था ब्रिटिश सरकार ने भारत में जो एक तो थे चांदी के सिक्के, ठीक है, और सोना, इसके बीच एक कृत्रिम विनिमय दर लागू कर दी थी। उन्होंने जानबूझकर रुपए के मूल्य को ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले कम रखा। मतलब ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले रुपए को उसकी कीमत कम कर दी थी ताकि जो भारतीय निर्यात था, जो भारतीय निर्यात को क्या किया गया, सस्ता कर दिया गया, वो सस्ता हो जाए और ब्रिटेन के लिए भारतीय वस्तुओं को खरीदना और वहाँ से लाभ कमाना ज़्यादा लाभदायक हो गया था उनके लिए। तो स्वर्ण विनिमय मानक हो जाएगा। भारतीय हितों की उपेक्षा और मुद्रास्फीति, भारतीय मुद्रा प्रणाली में जो स्थानीय विकास, कृषि ऋण, ठीक है, और औद्योगिकरण के लिए धन उपलब्ध करवाना, इसके लिए ना कोई सिस्टम नहीं था। वित्तीय नीतियाँ जितनी भी थी पूरी तरह से ब्रिटिश ट्रेजरी के अंडर थी, जिनके कारण अक्सर भारत में आर्थिक अस्थिरता और मुद्रास्फीति की जो स्थिति वो बनी रहती थी। ठीक है, देन निष्कर्ष लिख देंगे हम कि इस तरह से आप बता सकते हैं कि ब्रिटिश कालीन मुद्रा प्रणाली जो थी वो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए नहीं थी, बल्कि भारत के जो आर्थिक संसाधन हुआ करते थे, ठीक है, उनका दोहन करके, उनका शोषण करके, दोहन करके ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की पूर्ति करना, और ये एक सोची समझी नीति थी। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो हो गई है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और इसमें से कोई टफ़ क्वेश्चन लगा हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस पर एक छोटी सी वीडियो बना के अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।